लाइव मिंट का आर्टिकल है, क्रिप्टो करेंसी लॉ कमिंग सून इन इंडिया, पीएम मोदी चेयर्स की मीटिंग 5 पॉइंट्स। क्या अभी देखिए, ये न्यूज़ को मैं दो करंट की न्यूज़ को मर्ज करना चाहता हूँ। पहले ये हुआ कि पीएम मोदी ने एक मीटिंग बुलाई, उस पर चर्चा की गई क्रिप्टो करेंसी की। 3-4 दिन बाद एक और घटना घटी और ये खबर आई कि जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कानून बनाना चाह रही है। तो दोनों न्यूज़ में थी, तो हम एक न्यूज़ को कवर कर ले रहे हैं क्योंकि हमको बेसिक समझना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो उम्मीद है ये सब आप देख लिए होंगे। क्रिप्टो करेंसी लॉ कमिंग सून इन इंडिया। सरकार शायद हो सकता है कि विंटर सेशन में या शीतकालीन सत्र में संसद के, अगर आप देखोगे तो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए कानून लेकर आए। तो हम इस न्यूज़ में सबसे पहले तो ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। बहुत बेसिक से समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, डिजिटल मनी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डिजिटल मनी या डिजिटल मुद्रा क्या होता है। तो अगर हम डिजिटल मुद्रा की बात करें या डिजिटल मनी की बात करें, देखिए डिजिटल मनी क्या है? ऐसी मनी जो आपके इंटरनेट में या आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में हो, या आप इंटरनेट के माध्यम से उसको यूज़ करो लेकिन आप उसको मूर्त रूप में छू ना सको या देख ना सको। तो याद रखिएगा, डिजिटल मनी क्या है? डिजिटल मनी दरअसल मुद्रा का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है किसका? पैसे का। यानी जैसे अगर आप मुद्रा की बात करें तो मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा को आप देख भी सकते हैं, आप छू भी सकते हैं, लेकिन डिजिटल मनी एक ऐसी मनी है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो रहती है आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में, लेकिन आप उसको देख या छू नहीं सकते हो। आप इंटरनेट में देखोगे लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं देख पाओगे, ना उस करेंसी को छू सकोगे। ऐसी करेंसीज को बोलते हैं क्या? ऐसी करेंसीज को बोलते हैं हम डिजिटल मनी। तो डिजिटल मनी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है। दूसरी चीज क्या है कि डिजिटल मनी का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जो क्रिप्टो करेंसी की बात आ रही है, ये दरअसल एक प्रकार की डिजिटल मनी ही है। तो याद रखना, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक प्रकार की डिजिटल मनी है। तो उम्मीद है जो पहला स्टेप था इस न्यूज़ को कवर करने का कि डिजिटल मनी क्या होता है, आप समझ गए होंगे। ऐसी मनी जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से सामने से नहीं देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, हालांकि हम उसके माध्यम से पैसों का लेन देन ऑनलाइन फॉर्म में कर सकते हैं। ऐसी करेंसी को, ऐसी मनी को बोलते हैं डिजिटल मनी। और डिजिटल मनी का एक एग्जांपल क्या है? क्रिप्टो करेंसी। ठीक। अब दूसरी बात यह आती है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो चलिए समझते हैं, देखें क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। मान लो कि मेरा नाम है ए और मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को पैसा भेजना है। ठीक, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा नाम ए है और मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को पैसा भेजना है। तो मुझे किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होगी, चाहे वो भारत का कोई बैंक हो। ठीक है ना? अगर मान लो मुझे बाइडेन के अकाउंट में पैसा भेजना है, तो क्या मैं बाइडेन को पैसा भेज सकता हूं? मुझे बैंक की ज़रूरत होगी, यानी एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होगी। फर्स्ट पार्टी मैं खुद हो गया, सेकेंड पार्टी बाइडेन साहब हो गए, और थर्ड पार्टी एक बैंक की ज़रूरत होगी। तो अब बात ये आती है, तो क्रिप्टो करेंसी से इससे क्या मतलब है? क्रिप्टो करेंसी दरअसल एक प्रकार की क्या है? डिजिटल मुद्रा है। जैसे हमने पीछे बात की, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मनी या डिजिटल मुद्रा है। पहली चीज, यानी सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। इसको ना तो हम छू सकते हैं, हम इसको ऑनलाइन फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन इसको प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सिक्कों की तरह निकाल कर नहीं देख सकते हैं। यही डिजिटल मनी का मतलब हुआ। ठीक है। दूसरी बात, इससे जो भी आप लेन देन करते हो, यानी जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, ये सभी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि अगर मुझे बाइडेन साहब को अमेरिका में पैसा भेजना है, तो मेरा जो भी ये लेन देन होगा ये बैंक में लिख जाएगा, और ये ऐसी भाषा में लिखा होगा जिसको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, जिससे मुझे मेरी प्राइवेसी को नुकसान हो सकता है कि मैंने बाइडेन को कितना पैसा दिया और कितनी कीमत थी और क्यों दिया, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करोगे
तो इसमें जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो जो लेन देन की जानकारी होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब कि आपकी भाषा को कूट में परिवर्तन कर दिया जाएगा, कोड में बदल जाएगा। जैसे हो सकता है मैंने बाइडेन को कुछ लिखा हो कि ये मैं आपको किसी चीज़ की फीस दे रहा हूँ या फ़ी दे रहा हूँ, तो इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज करके 0 हैज़ टू, तो ये क्या है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म है। तो यहाँ पर जब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन होता है या लेन देन होता है तो उसको, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये लेन देन होता है। और दूसरी बात क्या है कि जो भी ये लेन देन होता है ये किसी एक माध्यम में दर्ज नहीं होता है। जैसे हम बैंक में जब माध्यम बनाते हैं तो जो भी लेन देन के संबंधित जानकारी है वो बैंक के पास सिर्फ फीड होती है, तो इसमें छेड़छाड़ भी हो सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है, डाटाबेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेन देन की जानकारी है ये किसी एक बैंक जैसे संस्था के पास जमा नहीं होती है, किसी एक कंप्यूटर में नहीं होती है, बल्कि इनका आप देखोगे पूरा विस्तार हुआ है, दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपके लेन देन की जानकारी है ये सारे कंप्यूटर में एक साथ फीड हो जाएगी। मतलब कि आपकी पहली बात तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हुआ कि कोई पढ़ नहीं सकता है। दूसरी चीज, किसी एक बैंक में या किसी एक जगह पर सेव नहीं हो रही है बल्कि कई जगह पर सेव हो रही है। तो इससे फायदा है कि वो जानकारी कभी डिलीट नहीं हो सकती, कोई हटा नहीं सकता है। बैंक में क्या हो सकता है कि वो जानकारी में संशोधन कर सकता है, कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी हो गई। अब मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को यूज नहीं करना चाहिए युवाओं को? क्योंकि देखिए, अगर आप भारत की मुद्रा यूज करते हो और मान लो कि आपका पैसा डूबता है या कोई भी उस पैसे के साथ समस्या आती है, कोई उस पैसे को लेने से मना करता है, तो क्या करोगे? आप भारत सरकार के पास जाओगे, क्योंकि भारत में जो आप अगर देखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति बनाता है, उसके माध्यम से भारत की इकोनॉमी को मैनेज करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बेसिकली इसको पता ही नहीं है कौन रेगुलेट करता है, ये ऑनलाइन माध्यम से अपने आप संचालित हो रही है। तो सरकार को हमेशा ये डर बना रहता है कि भारत के लोग अधिक से अधिक क्रिप्टो करेंसी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। बिटकॉइन खरीदने का, एक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार है। तो बहुत से लोग भारत में बिटकॉइन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार हमेशा डरती रहती है कि ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी इसका रेट गिर जाए और भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो सरकार को भी एक समस्या रहती है कि कल को नुकसान होगा तो लोगों को सरकार राहत भी नहीं दे सकती है। क्योंकि अगर आप सरकार का जो लीगल टेंडर है या भारत की जो मुद्रा है, अगर आप उसके साथ कुछ ट्रांजेक्शन करते हो तो लेन देन के अगर कुछ गलत होता है तो उस पर आप लायबिलिटी दे सकते हो या दायित्व के लिए जिम्मेदार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ठहरा सकते हो। लेकिन ऐसी मुद्रा जो डिसेंट्रलाइज है, जिसको पता ही नहीं है कौन नियंत्रित करता है, ऑनलाइन माध्यम से जिसकी खरीद फरोख्त होती है, तो वहां पर सेंट्रल बैंक की या केंद्रीय बैंक की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन पर या इंटरनेट में जो चीज़ सर्कुलेट कर रही है, क्या उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत नियंत्रण होगा? नहीं होगा। तो इसलिए सरकार इसको थोड़ा सा डीमोटिवेट करने का प्रयास कर रही, क्योंकि ये सेफ नहीं भी है। अगर इसको ये बोल दिया जाए कि सेफ नहीं है तो उचित भी है, क्योंकि कोई रेगुलेशन है ही नहीं संबंधित देश का। अगर ये भारत में है तो भारत की गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी भी प्रकार का कोई भी रेगुलेशन नहीं है। अब हम देखेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इस सारे जो मैंने शॉर्ट नोट लिखा है इससे पता चल जाएंगे आपको। पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि बैंक्स या बिचौलियों की समाप्ति। यानी नॉर्मल ट्रांजैक्शन में आप क्या करते हैं? नॉर्मल ट्रांजैक्शन में आप बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हो या किसी अन्य माध्यम से पेमेंट करते हो, तो कुछ आप देखोगे कि बिचौलिए, बैंक को आप बिचौलिया भी बोल सकते हो या किसी अन्य को बिचौलिया बोल सकते हो, इन लोगों को आपको ट्रांजैक्शन फीस एक ठीक ठाक देनी होती है। अभी क्या हो रहा है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से किसी को, फॉरेन में कोई व्यक्ति बैठा है, आपको अगर पेमेंट करना है तो आप करोगे तो इसमें बहुत कम या एकदम मिनिमम कुछ पैसा घटता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करोगे, बैंक जैसे किसी माध्यम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव
कि जो नॉर्मल आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो भी आप किसी व्यक्ति के साथ लेन देन करते हो, दरअसल वो बैंक द्वारा सत्यापित किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करो तो इसमें जो लेन देन होता है वो आप देखोगे कि वो किसी बैंक के द्वारा सत्यापित नहीं होता है, बल्कि जो भी होता है वो डिसेंट्रलाइज जो डाटा होता है, यानी पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर फैले हुए हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उनमें यह डिसेंट्रलाइज फॉर्म में जब फैलता है तो वहां के द्वारा सत्यापित होता है। तो याद रखना, मान लो कि मैंने बाइडेन के साथ कोई लेन देन किया क्रिप्टो करेंसीज में या बिटकॉइन में, तो इस लेन देन की जानकारी पहले इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदलेगी, उसके बाद इस जानकारी का एक छोटा सा ब्लॉक बनेगा, और ये ब्लॉक जितने भी कंप्यूटर इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं उन सारे कंप्यूटर पर मतलब सेव हो जाएगी या वहां पर रह जाएगी जानकारी। अब ना तो इस जानकारी को हटाया जा सकता है, ना इस जानकारी में कोई संशोधन किया जा सकता है, तो बहुत ही सेफ भी है। तो याद रखिएगा। अब बात आती है कि क्या भारत में या दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके कुछ नाम है, तो बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हो गया लिब्रा और एक हो गया बिटकॉइन। ये दो बहुत ज़्यादा फेमस नाम है। साथ ही साथ आप एक नाम और देखेंगे, इथेरियम करके नाम है। तो इथेरियम, लिब्रा और बिटकॉइन, जो सबसे लोकप्रिय है वो बिटकॉइन है, जो अक्सर आप सुनते होंगे। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार है। तो याद रखिएगा पहली चीज। अब यहां पर मैंने एक टर्म का नाम लिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या है? अगर क्रिप्टो करेंसी की बात हो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात ना हो तो आपने मतलब पूरा टॉपिक ढंग से नहीं समझा है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इसको आसान शब्दों से मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सके। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? याद रखिएगा, सबसे पहली चीज क्या है कि डिसेंट्रलाइज खाता है, डिसेंट्रलाइज लेजर बोलते हैं। मतलब कि कहीं पर एक जगह सेंटर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई खाता बन रहा है, डिसेंट्रलाइज है, यानी दुनिया भर के जितने कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, जिस व्यवस्था से जुड़े हों उस व्यवस्था को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी लेन देन होता है उसका एक ब्लॉक बनता है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो ब्लॉक बना, यहां सेव हो गया, इस कंप्यूटर में भी सेव हो गया, यहां भी सेव हो गया, यहां भी सेव हो गया वो ब्लॉक। तो मतलब है कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी लेन देन होता है वो इन ब्लॉक्स में सेव हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ये जरूर याद रखिएगा, इनक्रिप्टेड का मतलब है कूट भाषा में, जिसको कोई पढ़ ना पाए। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में तो आपकी प्राइवेसी का भी इधर सम्मान हो रहा है। क्यों सम्मान हो रहा है? क्योंकि यहां पर कोई और आपकी जानकारी पढ़ नहीं सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ब्लॉक बना है इसको ना तो किसी और के द्वारा हटाया जा सकता है, ना किसी और के द्वारा इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है कि किसी के साथ आपने कोई ट्रांजैक्शन किया हो, कोई तीसरा व्यक्ति आकर पैसे जो इसमें लिखे हो उसको बढ़ा दे या घटा दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। एक चीज और जान लीजिए, डिसेंट्रलाइज्ड, फिर से बता रहा हूं, डिसेंट्रलाइज्ड आप देखोगे डाटाबेस या डिसेंट्रलाइज्ड लेजर या डिसेंट्रलाइज्ड खाता क्या होता है? दुनिया भर के कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपस में जुड़े हैं, प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड इन सब में सेव होता है। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड लेजर या डिसेंट्रलाइज्ड डाटा या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और जो कंप्यूटर इस टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपस में जुड़े हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर को कहते हैं नोड। तो उम्मीद है बहुत बेसिक से मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो आप समझ पाए होंगे। अब क्या इसके कुछ फायदे हैं? तो बिल्कुल फायदा है। मैंने बताया कि जब आप बैंक्स को माध्यम के रूप में यूज करके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक अपनी फीस लेती है, जबकि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से आप किसी का ट्रांजैक्शन करोगे, किसी का पेमेंट करोगे, किसी से पेमेंट लोगे, तो वहां पर बहुत कम पैसा कटता है। दूसरी चीज क्या है कि इसका प्राइस देख रहे हैं आप कि जिन लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उनकी ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी बन रही है, यानी बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो किसी चीज़ की अगर मांग ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो आप देखोगे अगर मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसका रेट बहुत हाई हो जाता है। तो
अभी ये अच्छा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, क्योंकि जो आपने खरीद के रखा है बिटकॉइन, वो और भी लोग मांग करते जा रहे हैं, तो और उसकी सप्लाई हो रही है, तो धीरे धीरे आप लोगों की मांग बढ़ने के कारण उसका रेट बढ़ता जा रहा है। फिर बात, क्या इसका कुछ निगेटिव भी है? बिल्कुल निगेटिव है। पहला निगेटिव ये है कि बॉलीवुड के आप देखोगे हर देश के कुछ बड़े एक्टर्स बिना इसकी कमियां बताएं इसका प्रचार कर रहे हैं। और आपको पता है कि भारत में भी एक बड़े एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी इसका प्रचार कर रहे हैं और ऐसे ढंग से युवाओं के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करिए, जबकि सरकार कह रही है कि ये सेफ नहीं है पूरी तरीके से। तो ऐसे ऐड पर भी रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि चूंकि अगर आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से लेन देन संभव है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस लेन देन में सरकार की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका नहीं रहती है। तो इससे समस्या क्या है कि अगर कल को पाकिस्तान भारत में बिटकॉइन के माध्यम से पैसा भेजना चाहे, क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से पैसा भेजना चाहे, भारत में जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको भरण पोषण उनका करें, उनको पैसे भेजें कि आप इससे अपना कार्यक्रम चलाओ, भारत विरोधी कार्यक्रम देश के अंदर रहकर चलाओ, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ उसमें हो सकता है। दूसरी बात क्या है, चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर रही है, तो इसका थोड़ा सा नेचर अनस्टेबल है, भविष्य में इसकी कीमत को नुकसान भी हो सकता है। तो लोगों के लिए एक रोना हो जाएगा, फिर हो सकता है कि लोग सरकार को दोषी ठहराएं। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ये हमारी न्यूज़ रही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज का। अगर आपने ये न्यूज़ कवर कर ली है तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बचता है। तो मैं जितना सामर्थ्यवान था इसको आसान से आसान शब्दों में समझाने में, मैंने समझाने का प्रयास कर लिया है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप एक बार इसको पीछे से फिर से देखिएगा, दूसरी बार में हो सकता समझ में आ जाए।